हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। देखिए दोस्तों, हम लोगों का एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 9 जिसमें फ्रांसीसी क्रांति यानी कि पहला अध्याय चल रहा था। पहले अध्याय के भाग प्रथम की वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। ये फ्रांसीसी क्रांति काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, इस पूरे कॉन्सेप्ट में कुछ भी इम्पोर्टेंट बचना नहीं चाहिए। उसी उद्देश्य के साथ हम फ्रांसीसी क्रांति के सेकंड भाग की वीडियो आज आप लोगों के लिए लेकर के आए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ के साथ। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 21वां तक कल आप लोगों को करा दिए थे। अब देखिए उसके आगे के प्रश्न। प्रश्न नंबर 22वां, फ्रांस गणराज्य कब बनता है? प्रश्न पूछ रहा है कि फ्रांस गणराज्य कब बना था। तो देखिए पहला ऑप्शन 1792 से 1793 में, 1793 से 1794 में, 1795 से 1796 में, 1791 से 1792 में। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला सही है। फ्रांस गणराज्य 1792 से 93 में बनता है। थोड़ी जानकारी और ले लीजिए। 1792 से 1793 फ्रांस गणराज्य बनता है। सिर काटकर राजा को मार दिया जाता है जो सम्राट था वहाँ का। और जैकोबिन गणराज्य का पतन, फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन चालू हो जाता है। किसका शासन हो जाता है? डायरेक्टरी का। और जैकोबिन क्या था ये मैं आपको बताऊंगा। वैसे मैं कल इसके विषय में आप लोगों को जानकारी दे चुका हूँ, मगर इस शब्द से थोड़े से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, जिस शब्द को मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैकोबिन। देखिए कल भी मैंने आपको एक प्रश्न बताया था, वो शो कर देता हूँ आप लोगों को। देखिए ये वाला प्रश्न, ये रोबेस्पियर ने। अब देखिए इसी से संबंधित है वो। देखिए जैकोबिन क्या था? जैकोबिन जो सरकार फ्रांस में कठोर दंड पर आधारित थी। जैकोबिन की जो सरकार थी फ्रांस में कठोर दंड पर आधारित थी, यानी 1793 से 94 के काल तक आतंक का युग कहलाता था। और रॉबेस्पियर जो थे आपके, रॉबेस की सरकार में चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके जो भवन थे उन सब पर बैरक और दफ्तर बना दिए गए। पादरी वर्ग जैकोबिन शासन के विरुद्ध हो गए थे। ये सारी चीज़ें मैंने कल आपको बता दी थी। जो रॉबेस्पियर द्वारा जो सब कुछ किया गया था वो आपका किसके अंतर्गत आता है? जैकोबिन सरकार के अंतर्गत आता है। ओके दोस्तों, आगे देखिए डायरेक्टरी। प्रश्न नंबर 23वां, डायरेक्टरी शासित फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत पूछ रहा है। तो देखिए नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार में वोट डालने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। यानी कि नए संविधान में प्रावधान कर दिया गया जिन लोगों के पास संपत्ति नहीं है वे वोट नहीं डाल सकते। इस संविधान में 2 विधान परिषदों का प्रावधान किया गया था। ओके दोस्तों, इन परिषदों में 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका, जिसे डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया था। यानी कार्यपालिका को क्या कहते थे? डायरेक्टरी। और डायरेक्टरी शासित फ्रांसी प्रश्न का टाइटल है। तो दोस्तों इन परिषदों में 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका जिसे डायरेक्टरी को नियुक्त किया था। और डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता था। किससे होता था? इन लोगों का झगड़ा विधान परिषदों से होता था। तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती थी। क्या करती थी? जब झगड़ा होगा तो परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा या इच्छा तो रखेगी फ्रेंड्स। अब देखिए गलत पूछ रहा है। तो देखिए डायरेक्टरी की राजनीतिक स्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। देखिए दोस्तों, पहली बात, अगर जब डायरेक्टरी सही तरीके से चलती और स्थिर रहती तो फिर तानाशाही आती ही क्यों? फ्रांस में गणराज्य ही बना रहता, गणतंत्र ही बना रहता, तो वो स्थिर ना होकर के अस्थिर थी। क्या थी? अस्थिर थी। क्योंकि जैसे कि ऊपर वाले पॉइंट में आपने देखा विकल्प नंबर 3 में कि वो लोग आपस में ही झगड़ते रहते थे। तो उसकी अस्थिरता के कारण ही तानाशाह शासन लागू हुआ था नेपोलियन के उदय में। इस प्रकार यहाँ पर आपका चौथा पॉइंट गलत है। आगे देखिए अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 24वां, फ्रांस की महिलाओं की क्रांति के समय। देखिए फ्रांस की महिलाओं ने भी क्रांति की थी। फ्रांस की महिलाओं की क्रांति के समय की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए फ्रांसीसी महिलाओं को उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी
क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। देखिए, क्रांतिकारी जो महिलाएं थी उन्हें उम्मीद थी कि उनका जीवन सुधारने के लिए भी कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, तृतीय एस्टेट, हम आप लोगों को बता चुके हैं तृतीय एस्टेट क्या था कल ही। तृतीय एस्टेट की महिलाएं जीवन निर्वाह के लिए काम करती थी। क्या क्या काम करती थी वो देख लीजिए। सिलाई करती थी, बुनाई करती थी, कपड़ों की धुलाई भी करती थी, बाजारों में फल फूल और सब्जियां बेचती थी और घरेलू काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं वहाँ पर ऐसी थीं जो वेश्यावृत्ति भी करती थीं। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। ओके दोस्तों, किस किस के मौके नहीं थे? पढ़ाई लिखाई और व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। परंतु कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जिनके पास मौके थे। देखिए, उस समय कुलीनों एवं तृतीय एस्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थीं। कौन पढ़ पाती थीं? कुलीनों और तृतीय एस्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। ओके दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, खाना पकाना पड़ता था, पानी लाना पड़ता था और लाइन लगाकर पाव रोटी, जो कि उस समय पर काफ़ी कठिन समस्या थी क्योंकि वहाँ पर उत्पादन तो कम होता था और जनसंख्या ज़्यादा थी, तो पाव रोटी के लिए लाइन लगानी भी महिला को पड़ती थी। तो देखिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर आपके सारे ही कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, फ्रांस की महिलाओं द्वारा अपने हितों की रक्षा हेतु किए गए कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये फ्रांस की महिलाओं ने अपने हितों की रक्षा के लिए कुछ कार्य किए थे, उनके विषय में पूछ रहा है। देखिए, महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत के लिए खुद के क्लब शुरू किए एवं अखबार निकाले। क्या किया? महिलाओं ने खुद के क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। जो उनके हित की बात होती थी उन्हें अखबारों के जरिए छापा जाता था और जो उनके विरुद्ध बातें होती थी उन पर प्रतिक्रियाएं दी जाती थी या आलोचनाएं की जाती थी। देखिए, फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। कितने क्लब अस्तित्व में आए उस समय? 60 क्लब। अब देखिए, एक सोसाइटी थी, ढंग से नोट डाउन कर लेना। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन, महिलाओं की सबसे प्रमुख क्लब था ये। और इन्होंने ही मांग उठाई थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, परंतु इनकी मांग पर नेशनल असेंबली ने कोई ध्यान नहीं दिया था। दोस्तों, महिलाओं के मताधिकार यानी वोट डालने के अधिकार की मांग भी इन लोगों द्वारा की गई थी। महिलाओं के मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग भी इन लोगों के द्वारा रखी गई थी, जो नेशनल असेंबली द्वारा, तृतीय एस्टेट द्वारा नेशनल असेंबली की स्थापना की गई थी, उसके द्वारा इन लोगों की मांगों को माना नहीं गया। ओके दोस्तों, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर भी आपके सारे ही कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, प्रश्न नंबर 26वां। फ्रांस के नए संवैधानिक राजतंत्र में महिलाओं को निम्न में से कौन सा अधिकार नहीं दिया गया? देखिए, फ्रांस के नए संवैधानिक राजतंत्र में महिलाओं को कुछ अधिकार तो दिए गए थे, मगर कुछ अधिकार ऐसे थे जो उनको बिल्कुल नहीं दिए गए थे अभी तक। तो देखिए, सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया, जो कि एक अच्छा कदम था। दोस्तों, अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकता था। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया, यानी कि अपनी इच्छा से किया जाने वाला अनुबंध माना गया था शादी को। नागरिकों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा, यानी कि विवाह पंजीयन भी अनिवार्य कर दिया गया, जो हमारे भारत में सन 2005 से विवाह पंजीयन अनिवार्य हुआ है। देखिए, तलाक को कानूनी रूप भी दे दिया गया। मर्द औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया एवं महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण, कलाकार बनने एवं छोटे मोटे व्यवसाय चलाने की अनुमति भी दे दी गई। ओके दोस्तों, फिर देखिए, ये सब देने के बाद क्या नहीं दिया गया था, वही पूछ रहा प्रश्न। महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी दे दिया गया। दोस्तों, बस यही गलत है। महिलाओं को इतना सब कुछ तो दिया गया फ्रांस के नए संवैधानिक राजतंत्र ने, परंतु महिलाओं को वोट डालने का अधिकार बिल्कुल नहीं दिया। और थोड़ी जानकारी आपको बता देता हूँ। मताधिकार यानी कि वोट और समान वेतन के लिए, यानी पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा था। और देखिए, मताधिकार यानी कि वोट डालने के अधिकार का जो संघर्ष था
वो 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए चलता रहा। किसके जरिए चलता रहा? अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए चलता रहा था। नोट डाउन कर लेना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 27वां, फ्रांस की महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब मिला? तो ऑप्शन 1946, 1947, 1948, 1950। तो दोस्तों फ्रांस की महिलाओं को वोट डालने का अधिकार एट लास्ट आपका 1946 में मिला था। थोड़ी जानकारी कर लीजिए इसकी। देखिए क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया, क्योंकि आतंक राज के दौरान राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया गया था। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया और उनमें से कुछ को फांसी भी चढ़ा दिया गया था। इसलिए जो था प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया था फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक चीज़ों को। ओके दोस्तों, एक बात और जान लीजिए दोस्तों, 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। कब हासिल कर लिया? 1946 में। अगला प्रश्न 28वां, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध करने वाली ओलप दे गूज, ये महिला थी एक, के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत पूछ रहा है। तो देखिए इसका विरोध करने वालों में ओलप दे गूज क्रांतिकारी फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, यानी कि इसका उन्होंने विरोध किया था। दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखने के कारण 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, यानी कि महिलाओं को उनके मूलभूत अधिकारों से ही वंचित कर दिया गया। तो 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया। कौन सा घोषणा पत्र तैयार किया? महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, यानी कि नागरिक अधिकार घोषणा पत्र महिलाओं के लिए तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए। ओके दोस्तों, अब देखिए 1795 में गूज ने महिला क्लबों की जबरदस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। अब देखिए जबरदस्ती महिला क्लबों को जैकोबिन सरकार बंद कर रही थी, तो उसकी इन्होंने आलोचना की थी, मगर जो समय जो था 1793 का था। वो कौन सा था? 1793 का। इस प्रकार आपका ये बिंदु गलत है। आगे देखिए, उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 29वां, जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से कौन सा एक था? यानी कि उनके द्वारा जो क्रांतिकारी सामाजिक सुधार किए गए थे जैकोबिन शासन द्वारा, उनमें से कौन सा एक था? तलाक को कानूनी रूप देना, महिलाओं के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य करना, फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन, निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों जैकोबिन सरकार द्वारा जो महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार का कार्य किया गया था, उसमें क्रांतिकारी कदम फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन माना जाता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 30वां, जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से, तो ये वही प्रश्न रिपीट हो गया जिसका आंसर तीसरा है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 31वां, बागानों में श्रम की कमी। बागानों में श्रम यानी कि कार्य करने वाले दासों की कमी को किन देशों के त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया था? यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, जापान, चीन, भारत, या अरब, चीन, अमेरिका, या भारत, अफगानिस्तान, रूस। तो दोस्तों त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा, जो कि यूरोप से, अफ्रीका से और अमेरिका से किया जाता था, बागानों में श्रमिकों की होने वाली कमी को पूरा किया जाता था इसके माध्यम से। ओके दोस्तों,
देखिए प्रश्न नंबर 32वां, दासों की खरीद फरोख्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, दास व्यापार 17वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुआ। पॉइंट लिख लीजिए, कब शुरू हुआ है? 17वीं सदी की शुरुआत में। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नानते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते, जहां वे स्थानीय सरदारों से क्या खरीदते थे? दास। आगे देखिए, दासों को दाग कर, दासों को दागना क्या होता है दोस्तों? पहले लोहे की किसी सलाख को या मोहर को काफ़ी तेज पकाया जाता है, लोहे पर गर्म किया जाता है और उसे उठाकर फिर इंसान की खाल पर लगा दिया जाता है, जिससे एक निशान बन जाता है, वो दागना कहलाता है। दासों को दागकर एवं हथकड़ी में डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरेबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूस दिया जाता था। वहाँ उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। ओके दोस्तों, 8वीं सदी में नेशनल असेंबली, जो तृतीय स्टेट द्वारा जिसका निर्माण किया गया था, 18वीं सदी में नेशनल असेंबली में दास प्रथा की निंदा की गई, परंतु व्यापारियों के विरोध के भय से असेंबली कोई कानून पारित नहीं कर सकी थी उस समय में। फिर देखिए, समय आया 1794 का। 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। ओके दोस्तों, परंतु यह कानून छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा था, ज़्यादा लंबी अवधि तक यह कानून चला नहीं था। आगे देखिए, 1794 के 10 साल बाद की घटना बता रहा है। अब ये 1794 के 10 साल बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी थी। किसने शुरू करी थी? नेपोलियन ने। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई थी। ओके दोस्तों, उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है? तो दोस्तों यहाँ पर भी आपके सारे ही कथन सत्य हैं। ये देखिए, ये चित्र मैंने लगाया है किसी उद्देश्य के साथ। देखिए, 1794 के इस चित्र में दासों की मुक्ति का विवरण है। शीट्स पर एक तिरंगे बैनर का नारा है, जो तिरंगा आप लोगों को दिख रहा है, ये इसमें एक नारा लिखा हुआ, मनुष्य के अधिकार। ये जो लिखा हुआ है वह मनुष्य के अधिकार। नीचे अभिलेख कहता है, ये वाली चीज़ नीचे अभिलेख क्या कहता है? गुलामों की मुक्ति। क्या कहता है? गुलामों की मुक्ति। एक फ्रांसीसी महिला अफ्रीकी एवं अमेरिकी इंडियन दासों को यूरोपीय कपड़े देकर उन्हें सभ्य बनाने की चेष्टा कर रही है। देख पा रहे होंगे इसमें, ये महिला है, ये भारतीय इंडियन दासों को यूरोपीय कपड़े देकर उन्हें सभ्य बनाने का चेष्टा कर रही है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। ये देखिए, प्रश्न नंबर 33वां, फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? यानी कि फ्रांस से जो दास प्रथा का जो वास्तव में जो एंड जो हुआ वो कब किया गया था? 1848, 1849, 1850 और 1852। देखिए दोस्तों, तो वास्तविकता में 1848 में दास प्रथा का अंत हुआ था फ्रांस से और उसके सारे उपनिवेशों से। प्रश्न नंबर 34वां, सेंसरशिप की समाप्ति नामक कानून फ्रांस में कब अस्तित्व में आया? 1789, 1790, 1795 और 1800। तो देखिए दोस्तों, यह कानून आपका 1789 में अस्तित्व में आया। अब देखिए था क्या वो और जान लीजिए। देखिए, बास्तिल के जो किला था उसके विध्वंस के बाद 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वो आपका सेंसरशिप की समाप्ति था। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री जो लिखा जाता था, वो लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियां जैसी किताब हुई आपकी, अखबार हुए, नाटक हुए, ये सारी चीज़ें राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित होते थे। यानी कि डायरेक्ट प्रकाशित नहीं होते थे। पहले ये सारी चीज़ राजा के सेंसर अधिकारी द्वारा पास किए जाते थे, उसके बाद प्रकाशित हो सकते थे या मंचित किया जा सकता था, यानी मंचों पर उनका प्रदर्शन किया जा सकता था। परंतु क्या हुआ, समय बदला और अधिकारियों ने घोषणा पत्र यानी कि उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। क्या करा? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया समय के साथ साथ ही, और ये अधिकार उन्होंने हासिल कर लिया। ओके दोस्तों, यानी कि अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। दोबारा सुन लीजिए,
अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 35वां, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? तो देखिए दोस्तों, 1804, 1805, 1810 और 1800। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट 1804 में घोषित किया था। कब किया था? 1804 में। और थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की और पुराने राजवंशों को ख़त्म कर दिया उसने, और नए साम्राज्य बनाए, और उसकी बागडोर उसने अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी थी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर 36वां, निम्न में से कौन सा कार्य नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा नहीं किया गया था? पहला, नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। यह बात बिल्कुल सत्य है। उसने सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून बनाया। ये चीज़ गलत है। उसने सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून न बना करके उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून बनाए थे। किसके लिए बनाए थे? निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून बनाए थे। दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई। ये बात भी सही है। नेपोलियन द्वारा चलाए गए स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे, जो उसकी मृत्यु की बात लोगों को समझ में आए थे दोस्तों। ओके दोस्तों, खाली ये वाला काम उसके द्वारा नहीं किया गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 37वां, नेपोलियन की किस युद्ध में हार हुई? आल्प्स, वाटरलू, इटली, जर्मनी। देखिए नेपोलियन की हार उसके वाटरलू के युद्ध में हुई थी। कब हुई थी? वाटरलू के युद्ध में हुई थी। देखिए बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्दी उन लोगों की जो ये आकांक्षा थी ये गलत साबित हुई और उसकी सेना को लोग हमलावर समझने लगे और हमलावर मानने लगे। और आखिर में देखिए 1815 में वाटरलू में उसकी हार हो गई। सन और लिख लेना, 1815 में वाटरलू में उसकी हार हो गई। प्रश्न नंबर 38वां, फ्रांस में उपजे स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो प्रमुख भारतीय व्यक्ति कौन से थे? महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि विश्व हिस्ट्री को इंडिया हिस्ट्री से कोरिलेट करके प्रश्न पूछे जा रहे हैं यूपीएससी में लगातार। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए। महात्मा गांधी एवं सरोजिनी नायडू, टीपू सुल्तान एवं राजा राम मोहन राय, मोतीलाल नेहरू एवं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, निम्न में से कोई नहीं। तो आप लोगों को बता देते हैं, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचारों से प्रेरणा लेने वाले भारतीय आपके टीपू सुल्तान थे और राजा राम मोहन राय थे। ओके दोस्तों, वही राजा राम मोहन राय थे जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और पहले देख लेते हैं। देखिए, अल्पास पहाड़ी पर्वत है। अल्पास पार करता नेपोलियन डेविड द्वारा नेपोलियन के चित्र बनाया गया है। राजा राम मोहन राय के विषय में जान लीजिए। राजा राम मोहन राय उस समय यूरोप में फैल रहे नए विचारों से प्रभावित होने वालों में से एक थे। फ्रांसीसी क्रांति और बाद में बुलाई गई जुलाई क्रांति ने उनकी कल्पना को नई धार दी थी कि भारत में किस तरीके से कार्य करना है। फ्रांस में 1830 में हुई जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद वे और किसी चीज़ के बारे में बात ही नहीं करते थे। ओके दोस्तों, हालांकि एक दुर्घटना के कारण वे उन दिनों लंगड़ा कर चलते थे, लेकिन इंग्लैंड जाते हुए केप टाउन वे जिद करने लगे कि उन्हें क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्धपोत दिखाए जाएं। जो हमने आपको अभी दिखाया था, ये जो चित्र है इसमें तिरंगा ये ऊपर लगा हुआ है, इसको देखने की वो जिद करने लगे थे। देखिए इंग्लैंड जाते हुए केप टाउन में वह जिद करने लगे कि उन्हें क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्धपोत दिखाए जाएं। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 40, मैनर किसे कहा जाता था? भवन को, गांव को, एस्टेट को, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैनर आपके एस्टेट को कहा जाता था, जो फ्रांस में 3 प्रकार के एस्टेट थे। प्रश्न नंबर 41, एक राजनीतिक संस्था जिसमें तीनों एस्टेट अपने प्रतिनिधि भेजते थे क्या कहलाती थी? एस्टेट जनरल, एस्टेट स्टेट, केंद्रीय एस्टेट, राज्य एस्टेट।
तो दोस्तों वो आपकी प्रतिनिधि सभा या स्टेट जनरल कहलाती थी। ओके फ्रेंड्स, तो आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, जिससे कि हिंदी माध्यम के छात्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पहुंच सके और वो अपनी तैयारी को सुदृढ़ बना सके। कल फिर मिलते हैं NCERT हिस्ट्री क्लास 9th के दूसरे अध्याय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।